दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जागरण टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले वही आपसे विनती करनी है, गुजारिश करनी है, प्रार्थना करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाया करे। आप हमारे चैनल को लाइक करें और आप जो है कमेंट बॉक्स में जो हम वीडियो डालते हैं उसके बारे में कैसा आपको वीडियो लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही कुछ लिखें, कुछ नई राय भी दें और हमारे चैनल के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है ये भी आप लिख सकते हैं। भले ही वो हमारी नकारात्मक प्रतिक्रिया है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। आपका ये योगदान हमारे लिए एक उपकार की तरह होगा हमारा, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा उत्साह वर्धन होता है और हम चैनल में और ज़्यादा निखार लाने के लिए प्रेरित होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उनमें आए चुनाव परिणाम के बारे में। मिजोरम की तो गणना आज चल रही है और लगभग वहाँ तस्वीर साफ हो चुकी है। वहाँ राष्ट्रीय पार्टियों का कोई बहुत दाव पे नहीं लगा हुआ था, लेकिन बाकी 4 राज्य जिनमें से 3 तो उत्तर भारत के राज्य हैं और चौथा राज्य दक्षिण भारत का है, वहाँ पर अलग अलग ढंग के रुझान सामने आए हैं। कर्नाटक के बाद में तेलंगाना में भी कांग्रेस ने फतह कर लिए, लेकिन जहाँ तक उत्तरी भारत के राज्यों का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस बार चली जाएगी। बड़ी ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी लहर है, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से लगभग पूरे 2/3 से भी अधिक बहुमत से अपनी सत्ता को बरकरार रखा है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी, चलिए राजस्थान में तो एक रिवाज था कि एक बार सत्ता कांग्रेस की आती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी की आती है, तो इस बार कांग्रेस की सत्ता थी तो इसलिए मान लिया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि वहाँ पे अंतिम चरण में जो अपनी सत्ता के अंतिम चरण में अशोक गहलोत ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी तो उसका बड़ा ही एक शानदार इम्पैक्ट था और ये कहा जा रहा था कि इसकी बदौलत अगर उनकी सरकार रिपीट कर ली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे भी कांग्रेस बुरी तरह से हारी और भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से वहाँ पे जो एक बार फिर वहाँ भारी बहुमत से सत्ता में वापसी की। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की हुकूमत थी और छत्तीसगढ़ के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता गंवा देगी, लेकिन एक लहर चली उत्तरी भारत के राज्यों में तो एक जैसी लहर ने काम किया और तीनों राज्यों में वो लहर दिखाई दी। इसलिए छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस को खो देना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ के बारे में तमाम सारे एग्जिट पोल सही भविष्यवाणी करने में नाकाम साबित हुए। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों ने एग्जिट पोल किया था और मीडिया ने मतदाताओं की नब्ज को पकड़ नहीं पाया। हालांकि इंडिया टुडे चाणक्य ने जो किया था मध्य प्रदेश के बारे में वो काफ़ी हद तक सटीक हुआ, जबकि उनका खुद का आत्मविश्वास हिला हुआ था और उन लोगों का एक वीडियो वायरल हुआ था इंडिया टुडे ग्रुप के लोगों का, सीनियर एडिटर का राहुल कंवर का और उनका राजीव सरदेसाई का और प्रदीप गुप्ता जो उस एजेंसी के हेड थे, जिन्होंने सर्वे किया था कि आप वो प्रदीप गुप्ता से पूछ रहे राहुल और राजीव सरदेसाई के, आपने तो मध्य प्रदेश के बारे में ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसका ज़मीनी स्तर पर अंदाज़ा कभी नहीं लगाया गया था पूर्वानुमानों से, जो बिल्कुल ही मेल नहीं खाती। और कहीं ऐसा ना हो कि ये परिणाम कुछ दूसरी तरीके के आ जाए और हमारी बड़ी फजीयत हो, बड़ा उनका कहना था कि इस पर तो बड़ा बवाल हो जाएगा। अब प्रदीप गुप्ता भी कुछ दुविधा जैसी बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि हमने तो ज़मीनी स्तर पर जो जिस ढंग से काम किया उसके जो निष्कर्ष सामने आए वो हमने रख दिए। अगर अब कुछ और
विपरीत स्थिति या विपरीत परिणाम आते हैं तो अब हम उसका सामना करेंगे। लेकिन अब हम क्या कर सकते थे, जो ज़मीनी हालत थी वो तो वही थी जो बताई है, जो सर्वे में हमने बताई है। तो उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल में हमने बताई है ज़मीनी तो निष्कर्ष तो वही उभर के सामने आए थे। तो इंडिया टुडे वालों का और इंडिया टुडे चाणक्य के वालों का भी आत्मविश्वास हिला हुआ था, लेकिन परिणाम जितने बताए गए थे इस एग्जिट पोल में उससे भी ज़्यादा बड़े निकले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर कांग्रेस कहाँ चूक कर गई? कमलनाथ के सिर पर एक ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि उनका जो अहंकारी स्वभाव था, जो बड़बोलापन था, वो मध्य प्रदेश में ले डूबा। तो मध्य प्रदेश में ले डूबा तो मध्य प्रदेश में डूब जाता, मध्य प्रदेश में कांग्रेस डूब जाती तो भी माना जा सकता था। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या हुआ? अब राजस्थान में कहा जा रहा है कि दोनों के बारे में जो रार चल रही थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, वो ले डूबी। लेकिन अब रार को तो दोनों एक हो गए थे। मीडिया बता रही थी कि दोनों एक बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है। दोनों लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोई गुटबंदी नहीं है हमारे अंदर, हम सब मिलके कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका एक बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है। लेकिन अब वही बताने लगे कि नहीं, इसकी वजह से हार हुई। और छत्तीसगढ़ में तो खैर मैं बता ही चुका हूँ कि कोई कह ही नहीं रहा था। अब छत्तीसगढ़ में क्यों हुआ? और भूपेश बघेल ने 2.5 साल का पालन नहीं किया और 2.5 साल के लिए ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और वो जमी रहे और टी.एस. सिंहदेव की उन्होंने उपेक्षा की और इस वजह से हो गया। ये सब चकल्लस की बातें हैं। कुल मिला की बात ये है कि टी.एस. सिंहदेव तो खुद भी चुनाव हार गए, तो वो बने भी रहते तो क्या हो जाता। अब इंडिया गठबंधन एक नहीं रहा, इसलिए जो है इस कारण से विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा। अरे इंडिया गठबंधन में अगर चिढ़ गए थे अखिलेश, तो अखिलेश की वहाँ हैसियत क्या सामने आई? 0.4% वोट मिला मध्य प्रदेश में। क्या उन्होंने 72 उम्मीदवार खड़े कर दिए थे? एक उम्मीदवार नहीं जिता सके वो अपने, और वो अगर साथ में रहते तो 0.4% से क्या कर लेते। तो ये भी बात कुछ गले से नहीं उतरती। ये राजस्थान में हो सकता है कि गोंडवाना पार्टी के साथ में जो समझौता नहीं किया, जो आदिवासी पार्टियों को जगह नहीं दी, उसकी वजह से नुकसान हुआ होगा। लेकिन एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी, एक सकारात्मक बात स्वीकार करनी कि उत्तर भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर काम कर रही थी। और जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कम बड़े जोखिम भरे प्रयोग नहीं किए थे। जब सांसदों को उतारा, जिस ढंग से अगर राहुल गांधी के बारे में, अब राहुल गांधी की मीमांसा कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति बड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति उन्होंने तो एक तरह से राजनीतिक रूप से ही थोड़ी कड़वी भाषा कही थी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो मूर्खों का सरदार कहा। अगर भाषा से कोई असर पड़ रहा होता तो सबसे ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी पर असर पड़ना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर असर नहीं पड़ा। और मोदी ने ये प्रयोग किया था कि उन्होंने राज्य की लीडरशिप को, जो आरएसएस ने कर्नाटक के चुनाव के बाद मशवरा दिया था कि अब जो राज्यों के चुनाव हों तो उसमें राज्यों के चेहरों को सामने रख के किया जाए। मोदी का चेहरा हर जगह आपको सफलता नहीं दिला सकता, लेकिन मोदी ने उनको आरएसएस के प्रति अवज्ञा दिखाते हुए और ये तय किया कि न तो मध्य प्रदेश में शिवराज का चेहरा होगा और न राजस्थान में वसुंधरा राजे का चेहरा होगा, न छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का चेहरा होगा। और इस सब के करने के बावजूद ये था कि इससे लग रहा था कि जोखिम हो जाएगा और कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी और ये नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास और नरेंद्र मोदी का ये जो अहंकार है उनको उससे वजह से उनको गच्चा खाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। लेकिन ये तो एक बड़ा कामयाब रहा उसका प्रयोग का, और मोदी जी के लिए करना इस कारण भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो उनको आगे लाने के लिए जो नियम बनाया गया था, अब वो उस नियम के जाल में खुद ही फंसने जा रहे हैं। ये था कि 75 साल की उम्र के बाद में राजनीति से रिटायरमेंट जो है वो रिटायरमेंट दे दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में।
तो अब तो 74 साल के तो मोदी खुद ही होने जा रहे हैं अगले साल। तो अब ये था कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी उंगली उठाई जा सकती थी कि उनको प्रधानमंत्री के रूप में बरकरार रखा जाए या कोई और चेहरा लाया जाए। तो अब मोदी को इसकी काट करनी थी, क्योंकि मोदी जी में तो अभी भी इतनी उम्र हो जाने के बावजूद में वो ऊर्जा और स्फूर्ति बरकरार है जैसी युवाओं में होती है, और ये लगातार वो उसको प्रमाणित कर रहे हैं। और अभी उनकी जो है सत्ता में जो बने रहने की अभी लगता है कि उनको ये लगता है कि अभी वो अपना काम अभी पूरा कर नहीं पाए, तो वो तो अभी और ज़्यादा वक्त चाहते हैं। अभी उनकी आकांक्षाएं बची हुई हैं सत्ता को लेके, तो वो तो किसी भी कीमत पे, अब अगर 24 के चुनाव में रिपीट होते हैं तो वो 29 तक भी नहीं छोड़ना चाहेंगे, और बल्कि उनका बस चलेगा तो वो 29 के आगे भी अपने आप को जारी रखना चाहेंगे। जब अमेरिका में इतने उम्रदराज राष्ट्रपति हो सकते हैं तो फिर क्यों नहीं, और दुनिया में फिदेल कास्ट्रो ने इतने वर्षों तक इतनी उम्र तक शासन किया। तो अब भले वहाँ लोकतंत्र नहीं था, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी एक लंबी, चीन में भी बीच में ही हो गया था, बड़े उम्रदराज लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होने लगे थे। तो भाई यहाँ मोदी जी अपने लिए मांग सकते। तो मोदी जी तो लगता है कि 2029 में भी रिटायर हो जाने के मूड में नहीं है। वो तो जो पता चला 50 साल आगे तक का अपना एक खाका खींच के जा रहे हैं। तो मोदी जी के लिए ये करना था कि ये उंगलियां ना उठाएं, ये चर्चा न चढ़े 2024 के इलेक्शन के बाद कि अब मोदी जी कब रिटायर होने जा रहे हैं, ये चर्चा न चढ़े। तो मोदी जी को प्रमाणित करना था कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो सफलता है वो उसका दारोमदार मेरे चेहरे पर ही निर्भर करता है। इसलिए मुझे अब बात मान के ये चर्चा मेरे बारे में करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो चुनाव परिणाम आए, उन्होंने जोखिम में लिया, राज्यों की चेहरे हटा दिए, तो उनको जो है मोदी को ही पूरा श्रेय दिया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह का भी बड़ा योगदान है, लाडली बहना योजना की उनकी का जो महिलाओं का वोट, जो इतना ज़्यादा महिलाओं का वोट उनको मिला है, तो अब उसने भी वोट जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में बड़ा काम किया। वरना कांग्रेस का वोट कोई कम नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का वोट तो बल्कि थोड़ा कुछ बढ़ा ही है, और अन्य राज्यों में भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकदम जंप किया, 8% वोट बढ़ा। अब ये 8% वोटों में महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान समझा जा रहा है। तो ये होते हुए भी कि इस जीत में, मध्य प्रदेश में तो कम से कम जीत में बहुत बड़ा श्रेय शिवराज सिंह चौहान को भी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लग रहा है शिवराज सिंह चौहान अपने श्रेय की बात ही भूल गए, क्योंकि अभी तो उन्होंने उनको अभी भी उम्मीद बनी हुई कि मोदी जो है उन्हीं को अपना आशीर्वाद दे देंगे। तो उन्होंने चुनाव परिणाम आती तत्काल प्रतिक्रिया की कि तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तत्काल ही उन्होंने तेल लगाया कि नहीं, ये तो जो सफलता मिली है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतनी भारी, जिसकी भारतीय जनता पार्टी खुद ही उम्मीद नहीं कर रही थी, इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, ये उन्होंने कहा है। और अन्य जगह पे भी यही होड़ लगी हुई है प्रधानमंत्री को ही श्रेय देने की। तो एक तो अब 2024 के बाद और 2029 तक के लिए मोदी जी की दावेदारी पक्की हो गई। अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा, एक ही होगा। अब लेकिन यह है कि मध्य प्रदेश में 8% वोट बढ़े कैसे। एक तरफ तो बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का वोट बहुत गिरा, जबकि बड़ी सामाजिक न्याय की बात हो रही थी, जबकि बड़ी जातिगत जनगणना की बात बहुत हो रही थी, और कांग्रेस के राहुल गांधी भी पूरा हुंकार भर रहे थे। तो क्यों हुआ, क्यों, मतलब इसका मतलब जो कमी हुई सामाजिक न्याय वाली पार्टियों की, वो कमी वाला वोटर जब दो ध्रुवी चुनाव हो गया, तो बजाय कांग्रेस के साथ जुड़ने के वो उल्टा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ गया। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, और हिंदू राष्ट्र माने एक ऐसा धार्मिक राष्ट्र, अन्य धर्मों की बात अलग है, हिंदू राष्ट्र माने तो एक ऐसा धार्मिक राष्ट्र है जिस धार्मिक राष्ट्र में शूद्रों की और दलितों की क्या नियति होती है वो जो है वो सब जानते हैं। तो उससे तो जब सामाजिक न्याय का आंदोलन चला था, जब डॉक्टर लोहिया हो या चाहे वो बीपी सिंह के द्वारा जब मंडल आयोग की रिपोर्ट
लागू की गई थी। तो एक तरह से वो जुआ तोड़वाने का, जुआ उतार फेंकने के मूड में आ गई थी दलित जातियाँ और पिछड़ी जातियाँ, शूद्र और जो अनुसूचित जाति जनजातियाँ थी, वो जुआ उतार फेंकने की मूड में आ गई थी, मतलब इसका वर्ण व्यवस्था का, इसका सामाजिक व्यवस्था का। और वहाँ पे उन्होंने सत्ता में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए और उसको स्वीकार किया था कि मुसलमानों से अपना गठबंधन ज़्यादा करना ज़्यादा बेहतर माना था, बजाय इसके कि वो जो है जो परंपरागत वर्चस्ववादी जातियाँ हैं उनके साथ में कोई तालमेल करने की बजाय उन्होंने उससे ज़्यादा गठबंधन करना ज़्यादा मतलब अपने लिए मुफीद समझा था। यही राजनीति चलती रही। लेकिन अब तो एक मानना पड़ेगा कि ये जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने सत्ता में जो काम किए, इनके यहाँ पर भी जो सामाजिक न्यायवादी पार्टियाँ थी, इन्होंने भी अंधविश्वासों को जितना प्रश्रय दिया, वो कोई जो परंपरावादी पार्टियों से थी उससे कोई कम नहीं था। इन्होंने भी बहुत होतरा करने का इनकी इन हरकतों ने काम किया। इनके यहाँ पे भी ज्योतिषी बहुत पलते थे, ज्योतिषियों पे बड़ा विश्वास किया जाता था। इनके यहाँ पे भी यज्ञ हवन बहुत होने लगे थे। यहाँ तक कि जो अनुसूचित जाति के नेता थे, जो बहुजन समाज पार्टी के कैडर क्लास में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आगे बढ़े थे, तो जो कांशीराम जी ने किया था, मायावती जी उसका निर्वाह नहीं कर सकी। उन्होंने वो सामाजिक चेतना को उन्होंने कुंद करने का काम किया। वो तो एक तरह से अपना उसी व्यवस्था में, उसी व्यवस्था में अपना जो है एक ढूंढने लगी थी अपने लिए गुंजाइश, तो वो उसमें ढीली पड़ गई थी व्यवस्था की आलोचना करने के मामले में। और उसका प्रभाव उनके लोगों पे भी हुआ था। अनुसूचित जाति के भी उनकी पार्टी के जो नेता थे, उनके यहाँ पे भी हमने देखा कि हवन होने लगे थे, उनके यहाँ पे भी व्रत रखे जाने लगे थे, वो भी ज्योतिषियों की और संतों की और महात्माओं की शरण में जाने लगे थे। तो इन सब ने वो एक चीज़ ख़त्म कर दी, जो एक धर्मभीरुता है, जो उसके पहले जो ये था कि एक तरह से वो एक जो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की मतलब एक निष्कर्ष था, वो एक चरितार्थ होता दिखाई दिया दलितों में और पिछड़ों के मामले में, कि वो सदियों तक भी माने हुए थे कि ये जो हमें सेकंड क्लास सिटीजन से भी बदतर स्थिति में भारतीय समाज में रहना पड़ रहा है। तो इसके खिलाफ उनके मन में विद्रोह की भावना मर चुकी थी। उन्होंने दीनता को अपनी नियति के रूप में स्वीकार कर लिया था। बीच में ये जो दौर आया डॉक्टर लोहिया का, और इसके बाद में इसका जो ये वीपी सिंह के मंडल का जो दौर आया, वो जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि वो तब जुआ उतार फेंकने की, ये व्यवस्था की जुआ उतार फेंकने की, इस तथाकथित धार्मिकता की, धर्मवीरता की जुआ उतार फेंकने की मूड में आ गए थे। वो एक बीच में दौर में रहा, तो लगा था कि नहीं, अब वो उससे उभरने की कोशिश करेंगे जो उनकी नीति बना दी गई। लेकिन अब वो फिर जहाँ की तहाँ उसी स्थिति में पहुँच गए जहाँ वो पहले थे, और इसका भी एक बड़ा लाभ यथास्थितिवादियों को मिल रहा है। दूसरी तरफ अब कांग्रेस में भले ही राहुल गांधी अब सामाजिक न्याय के नए अवतार बनने की कोशिश, पार्टी को एक नया सामाजिक, अपनी पार्टी को सामाजिक न्याय का एक नया, सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक नया अवतार बनाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन स्थिति यह है कि उनकी पार्टी में अभी भी जो वर्ग सत्ता है वो यथास्थितिवादियों की। कमलनाथ तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये जो फर्जी महात्मा और संत हुए, इनके चरणों में नतमस्तक दिखाई दे रहे थे, सार्वजनिक रूप से फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो या जो और जो यथास्थितिवादी जो नेता कांग्रेस पार्टी में सभी जगह जमे हुए हैं, सभी जगह पे शीर्ष पदों पे जमे हुए हैं, उनमें से किसी ने कोई जातिगत जनगणना किया जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी की चर्चा कर रही थी क्या? किसी ने चर्चा ही नहीं की। चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो। दिग्विजय सिंह भी संतों और महात्माओं के, तथाकथित संतों और महात्माओं के, असली संतों और महात्माओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो निर्विकार हो चुके हैं, जिनके अंदर ये विकार भी नहीं रह गया कि वो जातिगत आधार पर किसी को नीचा समझें,
उसके प्रति द्वेष भावना या उसके प्रति हीन भावना रखना जैसा, क्योंकि ये भी एक विकार है। इस विकार से भी जो मुक्त हो चुके हैं और जो सारी तरह की अपनी जो इंद्रियों पर जिनका नियंत्रण है, अब आपको जो ये भी जो बाबा हैं इन्हें तो ऐश्वर्य चाहिए, बहुत मखमली वस्त्र चाहिए, चलने के लिए महंगी गाड़ियाँ चाहिए, खाने के लिए इनका अपना एक मीनू है, खाने में भी इनको बड़े पौष्टिक और बड़े मीठा और बड़े सुस्वादु इनको चाहिए, पकवान चाहिए। तो वो नहीं, वो जिन्होंने पूरी तरह से इंद्रिय निग्रह कर लिया है वो तो बहुत दुर्लभ है वैसे संत और महात्मा होना। तो ये भी जो एक फर्जी संत और एक महात्मा है, दुनिया को बदलने के कई तरह के साधन हैं। दुनिया को एक तरह से नैतिक व्यवस्था की नैतिक पटरी पर रखने की कई तरह के साधन हैं। एक तो सरकारों के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि भौतिक तरीक़ों से दुनिया को अनुशासित रखा जाए, संयमित रखा जाए। और दूसरा एक आध्यात्मिक रास्ता है जहाँ पर कोई भौतिक प्रक्रियाओं को नहीं, अपने ऊपर त्याग और संयम को चरितार्थ करके और एक ऐसा खुद को एक तरह से एक उदाहरण के रूप में बना के कठोर व्रत धारण करके कठोर व्रती के रूप में जीवन निर्वाह करने का एक तरीका अपनाकर, जिसमें संत और महात्मा आते हैं और वो एक तरह से अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक शिखर पर ले जाकर और फिर लोगों की मनोभावनाएं बदलने का काम करें। ये भी एक जगह से सामाजिक व्यवस्था को नैतिक पटरी पर रखने का ये भी एक तरीका है। तो आप संत और महात्मा सही तरीके से काम करें और राजनीतिक व्यवस्थाएं और ये भौतिक व्यवस्थाएं वो अपना सही तरीके से ईमानदारी से काम करें तो दुनिया सुधर जाए। अरे पूरी ना करें तो अधिकांश तो करें, लेकिन अब तो संत और महात्मा तो दुर्लभ हो गए। अध्यात्म के क्षेत्र में अगर राजनीति में गिरावट है, राजनीति में इतनी भोगलिप्सा है, तो ये जो अपने आप को संत और महात्मा कहते हैं, ये कौन भोगलिप्सा से परे, और ये इन्होंने कौन से जो पंच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इन्होंने कौन इसमें नियंत्रण कर रहे हैं। इनको जबरदस्त मोह है, जबरदस्त इनको क्रोध है, जबरदस्त इनको लोभ है, तो इन्होंने कौन सा नियंत्रण कर लिया है। तो ये अब उनके चरणों पे वो भी जाएंगी और पता चला कि भारतीय जनता पार्टी तो उनके माध्यम से अपना उल्लू सीधा कर ही रही है, लेकिन आप भी उसके चरणों में जब गिरेंगे तो जब एक धार्मिक एक वातावरण बनेगा, लोग इस पे यकीन कर लेंगे कि सच वो यही है कि एक धार्मिक व्यवस्था ही सही है, एक धार्मिक राष्ट्र ही सही है। उनकी सारी समस्याओं का एक हल, जो उनकी सारी समस्याएं वो एक तरह से एक उनकी सारी समस्याओं का निदान तो एक हिंदू राष्ट्र बनाने में ही छुपा हुआ है। तो ये तो आपने भी मौका काम किया, इस ढंग की भावनाओं को उकसाने में भी तो विपक्षी नेता भी कोई कम योगदान थोड़ी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता हों, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे मायावती के नेता हों, क्योंकि मायावती अपने मुंह से नहीं कहती, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, अभी क्या वैसी पढ़ाई वो वैसे एक तरह से जो वर्ण व्यवस्था से पीड़ित जातियों की वैसी एकता कायम रख पाई है जैसी काशीराम जी ने बनाई थी। वो उन्होंने एक एहसास कराने का काम किया था, लेकिन जब उनकी सरकार चली है तो वो तो अपनी सरकार का सवर्णों से सर्टिफिकेट लेने के प्रयास में रही और उस चक्कर में उन्होंने पिछड़ों की बड़ी उपेक्षा की और पिछड़े और बिल्कुल अलग हो गए। आज स्थिति ये है कि बाबा साहब का नाम लिए कई एक इंडिपेंडेंट संगठन चल रहे हैं, छोटे मोटे एक भौतिक संगठन चल रहे हैं, वो इस एकता की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था विरोधी एकता की, लेकिन व्यापक रूप से मायावती की करतूतों का नतीजा है कि वो एकता नहीं रह गई। अब पिछड़े वर्ग के लोग जो है वो बाबा साहब से वो बहुत प्रेरित और प्रभावित नहीं होते हैं, उनको लगता ही नहीं बाबा साहब के साहित्य में या जो एक तरह से बहुजन समाज पार्टी या वो अन्य जो दलित पार्टियां हैं, वो जिन महापुरुषों को एक वैकल्पिक महापुरुष के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासशील है, वो उनको जो है आलोड़ित नहीं कर पाती, पिछड़ी जातियों को आलोड़ित नहीं कर पाती। उनके तो जो प्रतिमान पुरुष हैं वो वही हैं जो यथास्थितिवादी समाज के, वो तो यथास्थितिवादी समाज में ही वो चाहते कि एक उनका एक सम्मानजनक स्थान बन जाए, बस केवल इतनी ही उनकी चाह है। बाकी वो उस व्यवस्था को पलटने में उनका कोई जो है उनको कोई उत्साह नहीं रहा, वो उसको पलटने में उनकी कोई रुचि नहीं रही। और बाबा साहब के
के साहित्य को पढ़ने में उनकी कोई रुचि नहीं, बाबा साहब के विचारों में उनकी कोई आस्था नहीं है और वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और निश्चित रूप से इसके लिए मायावती जी जिम्मेदार हैं। अब की बार जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, चुनाव अभियान की शुरुआत सतीश मिश्रा ने उनकी तरफ से जाके कहाँ से की, सब जानते हैं, अयोध्या से जाकी। ये क्या था? ये कोई वैकल्पिक रास्ता था क्या? ये कोई बदलाव का रास्ता था? वहाँ जय श्री राम के नारे पहली बार बहुजन समाज पार्टी में लाए गए। तो अब जब आप तो भारतीय जनता पार्टी की डुप्लीकेट बनने की कोशिश कर रहे थे, जब असली माल उपलब्ध है तो लोग डुप्लीकेट में क्यों जाएंगे? अब राहुल गांधी ने उस ढंग का एक होमवर्क नहीं किया कि राहुल गांधी को वो ने चाहिए था कि सारे पदों पर, जैसे सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस की कमान संभाली थी तो उन्होंने एक पार्टी संविधान में संशोधन करके ये कराया था कि एक निचले स्तर की पार्टी की इकाई से लेकर और एक जो शीर्ष स्तर तक की इकाई है वहाँ पर 55% स्थान जो है अनुसूचित जातियों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और उसके एक अनुकूल परिणाम हुए थे और इसकी वजह से इन वर्गों का पहली बार जुड़ाव कांग्रेस के साथ में हुआ था, जबकि उसके पहले एक नहीं हो जाता था। तो राहुल गांधी को एक सांगठनिक स्तर पर भी तो एक योजना बनानी चाहिए थी। उनके पास में वो नेता हैं, जैसे वीपी सिंह ने क्या काम किया। वीपी सिंह खुद ही तो मंडल आयोग के बारे में जागरण करने के लिए निकले। उन्होंने जो है मंडल आयोग के बारे में जागरण करने के लिए, और मंडल आयोग के साथ साथ उन्होंने बाबा साहब को जो भारत रत्न दिया, तो एक उन्होंने जो एक पूरा एक व्रत, सामाजिक न्याय का एक पूरा व्रत तैयार करने की कोशिश की। जबकि जो अभी जो पिछड़ा डोमिनेट करने वाली पार्टियां हैं, पिछड़ा डोमिनेटिंग पार्टियां हैं, वो पार्टियां अभी उनका व्रत अधूरा है। अब थोड़ा पश्चाताप पैदा हुआ है अपनी सरकार के समय जो उन्होंने उनकी जो करनी रही अखिलेश यादव की, तो अब वो प्रयास कर रहे हैं अम्बेडकर वाहिनी बना के और पीडीए की बात करके और दलितों के अधिकारों की बात करके अब वो एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उनको वक्त लगेगा, अभी भी उनके पास में सभी स्तर पे मजबूत दलित चेहरों को वो नहीं ला पाए। और राहुल गांधी तो कब से बात कर रहे थे कि दलितों में, बहुजन समाज पार्टी ने दलितों में नेता पैदा नहीं होने दिए, हम करेंगे। चलिए, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, एक कोशिश दिखाई देती है। एक उन्होंने पंजाब में भी चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया था, तो अभी ये कोशिश सामने आई थी। लेकिन निचले स्तर पर संगठन में, सभी स्तरों पर संगठन में अभी उस ढंग का की भागीदारी, उस ढंग का जो है प्रभाव अभी दलितों का नहीं बढ़ पाया। और पिछड़ों का तो अभी प्रभाव बहुत नगण्य है। दक्षिण भारत की बात छोड़ दीजिए, उत्तर भारत में अभी बहुत नगण्य, तो इसलिए उनका मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा। अगर शरद यादव और रामविलास वो पासवान को साथ में रखे और वीपी सिंह ने मैसेज देने की कोशिश की थी लोगों को, तो वो मैसेज कन्वे हुआ था। ये गलत व्याख्या की जाती मीडिया अपने पूर्वाग्रह के कारण गलत कि वो फेल हो गए थे। वीपी सिंह खुद ही पीछे हट गए। उनका तो पर्याप्त 1991 का चुनाव हुआ था, 1991 के चुनाव में अगर मुलायम सिंह ने जो है बहुत न की होती और उस चुनाव के वक्त राजीव गांधी की हत्या न हो गई होती और मुलायम सिंह जी ने विश्वासघात न किया होता, मुलायम सिंह ने जनता दल के उम्मीदवारों को हराने का काम न किया होता, तो उनको जो है जनता दल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में वापस आ जाता। और अगर राजीव गांधी की हत्या न हुई होती तो फिर संयुक्त मोर्चा और वाम मोर्चा केंद्र की सरकार में भी काबिज हो पाता। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां रही। लेकिन फिर भी जो चुनाव हुआ 1991 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, उनमें वीपी सिंह का जनता दल मुलायम सिंह से बहुत आगे रहा था। उसको काफ़ी सम्मानजनक सीटें मिली थी। चंद्रशेखर को भी तिनके की तरह हवा में उड़ गए थे। तो लोग ये कहते कि नहीं, साथ नहीं दिया। 93 में जब उनको ब्लड कैंसर पता चल गया तो वो खुद ही पीछे हट गए। और 96 में तो फिर एक बार मौका आया था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद ही एक पलायनवादी रुख अपनाया। वो आखिरी तक कोशिश करते रहे कि वो उस व्रत को पूरा करने के लिए सामाजिक न्याय के एक कई राज्यों में मुख्यमंत्री तो पिछड़े वर्ग का हो चुके, लेकिन एक प्रधानमंत्री वो एक दलित चेहरे को बनवा सके रामविलास पासवान के लिए। लेकिन उसमें
उनसे जो उनके समर्थक पिछड़े वर्ग के नेता थे लालू प्रसाद जी जैसे, वही लोग नाराज़ हो गए, तो अब क्या किया जा सकता था। लेकिन वो एक अलग बात है, उस पर एक अलग से कभी चर्चा हो जाएगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने पिछड़ों की अधिकारों की बात करने की बात शुरू की थी, जो जातिगत जनगणना की बात शुरू की थी, उसके लिए राजीव गांधी को राहुल गांधी को एक जो है सांगठनिक स्तर पर उनको हर जगह पर एक पिछले चेहराओं को उभारना चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके पास मजबूत पिछले चेहरा होने चाहिए थे जो वहाँ पर इस बात को कहते। तो लेकिन जब वो नहीं था तो राहुल गांधी को विश्वसनीय नहीं माना। उस पर भी तो रहा ये कि जो अखिलेश यादव ने बार करना शुरू कर दिया, बेनकाब करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस कितनी पिछड़ों की हिमायत थी, इसने तो मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया था। हालांकि उनके पिताजी ने भी काम वही किया, मुँह जबानी विरोध भले ही न किया हो, लेकिन आप मंडल विरोधी शक्तियों के साथ तो चले गए थे। आप उस धारा को जो मंडल लेकर आई थी उसको तो आपने कमज़ोर करने का काम किया ही था। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने, और एक बात भी सही थी कि उस समय तक तो विरोध हुआ, और उसके पहले वो कभी तो बात नहीं कर पाए, तो उन्होंने पिछड़ों को डराने का काम किया। तब पिछड़ों जब 2 ध्रुवीय चुनाव हो गया तो अब आप तो जीत नहीं रहे थे, तो जो पिछड़े छटके जो कांग्रेस में जो नहीं जाना चाहते थे वो जगह छिटके, और जब 2 ध्रुवीय चुनाव हो गया तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ी, बावजूद इसके कि वो जितना पिछली बार वोट उसको मिला था उतना ही बरकरार रहा, लेकिन फिर भी उसको मुँह की खानी पड़ी। तो एक विश्लेषण इस पर भी निगाह रखनी चाहिए। और एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सकारात्मक बात ये कि जितनी कर्मठता उन्होंने पैदा की है मोदी और शाह की जोड़ी ने अपने संगठन में, और जितना बड़ा एक सांगठनिक आधार तैयार कर लिया है उन्होंने। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हमेशा बने ही रहते हैं और कार्यकर्ता उसमें लगे ही रहते, तो उनका जो टच है लोगों के साथ में, वो उनका एक ऐसी योजना, सांगठनिक योजनाएं चलती रहती कि उनका हमेशा लोगों से संपर्क बना रहता है। जबकि दूसरी पार्टियां तभी सक्रिय होती हैं जब चुनाव आ जाता है, और उनका उतना जुड़ाव नहीं हो पाता उनका इसलिए वो एक जो है जब एक अभ्यस्त हो जाता है एक ही पार्टी के कार्यक्रमों में, वो चाहे सरकारी स्तर के बहाने सरकारी स्तर का रूप देके लाया जाए, चाहे मन की बात में इकट्ठा करके लाया जाए, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी की जो अपने सांगठनिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें ऐसे बहाने रहते कि जो न्यूट्रल टाइप के लोग हैं उनको भी लाया जाता। तो जब बार बार एक ही पार्टी के कार्यक्रमों में लोग पहुँचते तो फिर वो उस पार्टी के साथ में जाने अनजाने में स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। वो एक संचारी जो होता है वर्ग होता है वो स्थायी समर्थक वर्ग बन जाता है। वो ये भारतीय जनता पार्टी को ये जो रणकौशल है ये तो बताना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि भारत में एक लंबे समय तक के गुलामी का दौर झेला है भारतीय समाज में, इसलिए उसकी एक मानसिकता एक अलग तरह की मानसिकता है। वो एक क्षमतावान व्यक्तित्व को पसंद करती है, वो चाहे भले ही तानाशाही के स्तर तक पे भी क्यों ना हो। अब ये देखिए इंदिरा गांधी को कांग्रेस के समय पे नेहरू जी से ज़्यादा भी ये लोग कहने वाले थे, वो पसंद करने वाले हो गए थे। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी भी कम तानाशाह नहीं थी मोदी की तरह, लेकिन वो इंदिरा गांधी में क्षमताएं थी, वो निर्णयों को लागू कर वो निर्णय लेने की क्षमता रखती थी और निर्णय को लागू कराने की क्षमता रखती थी। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, जबकि विपक्ष के नेता इस ढंग की कसावट साबित नहीं कर पा रहे। अब अगर क्षेत्रीय पार्टियों में अगर इस ढंग की कसावट है ही, तो क्षेत्रीय पार्टियों का जब 2 ध्रुवीय राजनीति अगर होती जाएगी तो क्षेत्रीय पार्टियों की तो एक क्षेत्र विशेष तक एक सीमित है, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर उस ढंग से का एक परसेप्शन अगर बनाना है तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को कड़क होना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी ने तो एक बैरागी टाइप के नेता की एक इमेज बना रखी है, उन्होंने उस ढंग की तो एक इमेज बना नहीं रखी। तो ये जो क्षमता को जो पसंद करता है वो भले ही तानाशाही की अधिनायकवाद की सीमा तक वो उसकी क्षमताएं चली जाती हों, तो लेकिन लोग उसी से सम्मोहित होते, भारतीय समाज उसी से सम्मोहित होता। भारतीय समाज कोई
मैनेजर टाइप का अभी भी नहीं चाहता। वो लीडरशिप अपनी वही चाहता कि जो बहुत ही प्रभावी, बहुत ही वर्चस्व रखने वाली लीडरशिप हो, वो बहुत ही डोमिनेट करने वाली लीडरशिप हो, वो उसी को पसंद करता। और इसका भी फ़ायदा मोदी को मिला। ये एक बात, ये भी एक बात है, इसको भी ख्याल में रखा जाना चाहिए। अब जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है कि लोगों ने सोचा कि मोदी जी का तो कोई परिवार में कोई है नहीं, वो किसके लिए भ्रष्टाचार करते होंगे, जबकि उनको मान लिया। अरे मान लिया जब हमने मोदी जी के बारे में लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन नरेंद्र तोमर, वो उनके जो ऑडियो वीडियो जो उनके बेटे के प्रसारित हुए उसके बाद कोई संदेह रह गया था। तो नरेंद्र तोमर भी चुनाव जीत गए। हालांकि उसकी चुनाव जीतने में एक फैक्टर ये भी रहा कि उन्होंने सत्ता का वहाँ पे भरपूर दुरुपयोग किया। लेकिन एक बार मधेपुरा का इलेक्शन मुझे याद है, तब लालू जी ने तो बहुत दुरुपयोग करते थे सत्ता का, वहाँ तो नंगा नाच होता था। लेकिन और वो जो रिकाउंटिंग के लिए वहाँ पे, वो री इलेक्शन के लिए वहाँ पे शरद पवार जो लालू यादव के खिलाफ लड़ रहे थे, वो धरने पे बैठ गए थे। वो लालू यादव नहीं चाहते थे कि दोबारा चुनाव हो, चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव करा दिया था। लेकिन चुनाव नतीजों नहीं, लालू यादव नहीं चाहते तो चुनाव आयोग ने खैर उसी चुनाव रद्द नहीं किया था और उसी की मतगणना करा दी थी। अब लेकिन मतगणना में हुआ क्या था, लालू यादव चुनाव हार गए थे। तो केवल गुंडागर्दी करने से, केवल सत्ता का दुरुपयोग करने से कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसका मतलब ये हुआ। और मोदी जी को अब विश्लेषक कुछ भी ठहराएं कि नहीं, वो तो अब ये प्रमाणित हो गया जो उनके अदानी पर जिस ढंग से वो मेहरबान है, किसी भी वजह से मेहरबान हो, लेकिन वो बिल्कुल उनको नाजायज़ लाभ दे रहे। तो इसलिए ये कि उनकी सरकार बड़ी पाक साफ है और उनके विधायक, सांसद और मंत्री की हैसियत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, ये सब को दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये लगता है कि भ्रष्टाचार कोई एक मुद्दा नहीं रह गया। लोगों के अंदर एक तो ही मुद्दा है, एक तो धार्मिक राष्ट्र, मतलब एक हिंदू राष्ट्र के रूप में वो एक हिंदू राष्ट्र को साकार करना चाहते हैं, जिसको बनाने के लिए वो जो सनातन वाला मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उठाया। और राजस्थान के चुनाव के समय पे उन्होंने जो है मथुरा पहुंच के, और प्रधानमंत्री ने वहाँ पे अयोध्या की तरह मथुरा को भी एक संकेतों में उन्होंने कह दिया कि मथुरा की भी को भी जो है वहाँ पे भी मस्जिद हटा के और कृष्ण जन्मभूमि का पूरा एक मंदिर स्थापित किया जाएगा, मथुरा को भी उस जैसी ढंग की पवित्र नगरी के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो इसका भी एक अंडर करेंट चला। लोग ये चाहते हैं, लोग पिछड़े भी चाहते हैं, दलित भी चाहते हैं। भले हिंदू राष्ट्र में के मायने ये हैं कि उनका दोयम दर्जे का नागरिक बन जाने जैसी बात हो, लेकिन उन्होंने मान लिया कि हमारी तो नियति यही है कि हमें भारतीय समाज में अगर रहना है तो हमें मतलब दोयम दर्जे में बने रहने में। अब उनको कोई गुरेज जैसे नहीं रह गया, वो ये चाहते, वो सोचते कि धार्मिक राष्ट्र बनेगा, हिंदू कर्मकांड होंगे, हिंदू मेले आयोजित होंगे, हिंदू मंदिर भव्य बनेंगे, तो उनका व्यक्तिगत जीवन बड़ा सुखी होगा, ईश्वर उन पर बड़ा मेहरबान होगा। और इसी सामाजिक व्यवस्था के अंदर रहते हुए, सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में रहते हुए भी वो बहुत सारी सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकेंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा उन पर बरसेगी। तो ये धारणा उनके अंदर पनप चुकी। तो ये इसकी काट के लिए भी कोई विपक्ष की तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहा है। और अखिलेश जी भी अपने हवन करते हैं, कांग्रेसी तो जो करते वो करते हैं, अखिलेश जी भी हवन में और कलावा बांधने में, इन सब सारी चीज़ों में पीछे नहीं रहते। तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी ये सब सही कई कर रहे, तो उसका एक बड़ा लाभ उठा रहे। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अगर थोड़ा भी उसके पास पैसा है तो श्रीमद् भागवत की कथा कराता है, फिर एक बड़ा भंडारा कराता है। छोटे अगर कम पैसे वाला तो अखंड रामायण कराता है, और नहीं है अगर तो वो हर पैसे खर्च करके और लंगर लगवाता है हर मंगल को और शनिवार को। तो इस ढंग से धार्मिकता बढ़ाने की उनके पास में जो मतलब कई तरह का उनके पास जो धार्मिकता बढ़ाने का एक पूरा एक प्रोग्राम उनका है, और उस प्रोग्राम के जरिए भी उनकी ताकत को बढ़ता जा रहा है। अब वहाँ पे दक्षिण भारत में उसकी वो अगर नुस्खे कारगर नहीं हो रहे तो उसकी एक अपनी वजह है, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत मजबूत सामाजिक सुधार आंदोलन चले हैं और कई वैकल्पिक धार्मिक व्यवस्थाएं वहाँ पर हावी हो गई हैं। और द्रविड़ तो अपने आप को आर्य संस्कृति से
अलग मानते ही हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो है वो सनातन के विरोध में भी अगर कोई बात कहते तो उसका एक असर नहीं होगा। लेकिन बिहार में अगर चंद्रशेखर यादव जैसे उनके मंत्री कुछ कह देते हैं तो बिहार की स्थितियाँ भी उत्तर प्रदेश के से संक्रमित हो रही हैं, और वहाँ पे भी अगर वहाँ बड़े खुश हो रहे हों उनके जनता दल यू की लोगों की प्रतिक्रिया आई कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाना चाहिए कांग्रेस की, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 2024 का इलेक्शन जो अंदाज़ा हो रहा है, जिस ढंग से संक्रमित हो रहे वो उत्तर प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों में जो एक धार्मिक ज्वार चढ़ा हुआ धार्मिक ज्वार जो उफन रहा है, उससे वो भी जिस ढंग से आप्लावित हो रहा है बिहार भी, तो बिहार में भी अगर नतीजे बहुत ही निराशाजनक विपक्ष के लिए हो जाएं, इंडिया गठबंधन के लिए हो जाएं, तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं हो पाएगा। तो ये है एक व्यापक मीमांसा, एक अवैध तो मीमांसा चलती रहेगी और हम आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। आपको कहने के पहले फिर आपसे वही निवेदन कर लें, आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, उसमें जो है उसको बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंचाया करें। और आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें, हमारे चैनल को लाइक भी करें। हम आपके कमेंट बहुत गौर से पढ़ते हैं और जहां आप हमारी तारीफ़ लिखते हैं वहाँ हम अपने आप को हमारा उत्साह और बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ पर अगर आप हमारी आलोचना भी लिखते हैं तो फिर हम ये एक तरह से हम आत्मावलोकन भी करते हैं। हम आपकी आलोचना को भी अन्यथा अर्थ में नहीं लिखते, बल्कि हम फिर उसके बाद आत्मावलोकन की ज़रूरत महसूस करते हैं। तो आप ये ज़रूर ये एहसान हमारे ऊपर आप करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।